यस प्लीज. गुड इवनिंग एवरीवन. सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स में हल्की सी इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट की थी, जिसमें मेनली 1.5 पेज में आपने अभी तक जो नोट डाउन किया होगा दैट इज जस्ट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस को लेकर. एंड इवन जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं भी लगाया सो डोंट वरी, बैकअप है. प्लस आज मैं पहले उसी को विद इन 5 मिनट्स एक बार गो थ्रू करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट, द नए टॉपिक्स जो हमें इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करने हैं, स्टार्ट कर. सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई आप लोगों का नया वर्ड नहीं है. इकोनॉमिक्स की दो ही ब्रांचेस हैं, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो. +1 लेवल पे जो आप लोगों ने रीड आउट की दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ अगेन 40 मार्क्स में 80 के टोटल पेपर में से 50% ऑफ द सिलेबस आपका 40 मार्क्स में कौन कवर होगा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड जर्नली कल हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशन की उसमें जस्ट एक वर्ड आपके पास समझ में आया, एक वर्ड सामने आया कि सर मैं अपने इकोनॉमिक इश्यूज को अलग से ट्रीट नहीं करूंगा. दैट मीन्स हमारे आज भी इकोनॉमिक इश्यूज वही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वही हैं, बट द थिंग इज पहले उन इकोनॉमिक इश्यूज को, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक बड़े छोटे ही लेवल पे डिस्कस किया जा रहा था, दैट इज एक इंडिविजुअल के लेवल पे. फॉर एग्जांपल अ हाउस होल्ड, अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म. तो पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करा है बट एक इंडिविजुअल लेवल पे डील करा है. बट नाउ नेक्स्ट ऑन हमारा व्यू पॉइंट क्या हो चुका, चेंज हो चुका. अब हमें सिर्फ किसी एक पर्सन के बारे में नहीं सोचना, किसी एक कंज्यूमर, किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में नहीं सोचना. हमें वो डिस्कशन जो करनी है दैट इज फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम वर्ड बोलते हैं कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कल डेफिनेशन पार्ट में आप लोगों ने लिखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करती है एट एन इकोनॉमी एज अ होल, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड प्लस द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज लॉर्ड J.M. केन्स. क्लियर? जिनको इवन नेक्स्ट ऑन इकोनॉमिक्स में इवन बीकॉम लेवल पे भी आपको पढ़ने को मिलेगी सर, केन्जियन थियरी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स को क्या करा, एक्सप्लेन करा. आज का हमारा कंटेंट वही है. द टू स्कूल ऑफ थॉट्स के रिगार्डिंग हम लिखने वाले हैं कि सर इकोनॉमिक्स में दो व्यू पॉइंट क्या क्या चलते हैं, जिनको कल भी हल्का सा बताया था. वन इज क्लासिकल्स एंड सेकंड इज केन्जी, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एंड कॉल्ड एज मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ये चीज आपको सबसे पहले डिवाइडेशन में क्लियर करनी. बाकी रही बात सर, वही हमारा एक छोटा सा कंटेंट लिखने वाला पेंडिंग है, जिसके बाद डेली आपको नए कंटेंट मिलेंगे. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस. इवन +1 बेस्ड भी हमने लिखा होगा, आज भी इस बार सिलेबस का वो पार्ट है. समटाइम्स 1 मार्कर के क्वेश्चन के तौर पे वो आपको लिखने को मिलता है. क्लियर? सो कंटिन्यू विद दैट. वहीं पे नेक्स्ट आगे जो भी अगर आपने नोट डाउन नहीं करा तो 1.5 पेज आप अपना लेफ्ट आउट छोड़ दीजिए, उसके आगे कंटिन्यू करिए. वर्ड लिखिए, वर्ड लिखिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, जो आपने नहीं, जिन्होंने नोट डाउन कर रखा है ठीक, जिन्होंने नहीं करा हुआ उन लोगों के लिए अभिनव इधर फ्रंट पे फर्स्ट. टॉपिक का नेम लिखिए सर, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो अगेन सर मुझे अपना वे ऑफ टीचिंग बताने की नॉर्मली जरूरत नहीं है शायद. नंबर 1 है सबसे पहले तो मैक्रो का ईच एंड एवरी चैप्टर आप लोग अपनी कॉपी पे मेरे साथ नोट्स बनाएंगे सेल्फ, यहीं पे क्लासरूम पार्ट में. आईईडी, इंडियन इकोनॉमी, जो आप लोगों के सिलेबस में 40 मार्क्स कवर करती है, दैट विल बी डन फ्रॉम बुक. एंड बुक मेरी ओर से प्रेफर्ड कौन सी है, दैट इज टीआर जैन. क्लियर? जो नॉर्मली स्कूल लेवल पे भी सबको आपको लगवाई गई होगी, टीआर जैन ही हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. एंड लेटेस्ट लीजिएगा, पुरानी बुक मत लीजिएगा.
ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर तक वाली ले सकते हो, बट उससे बैक मत लीजिए। उसका कारण है उसमें आधे कंटेंट्स बहुत पुराने गिवन होते हैं। समटाइम्स जो सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आजकल असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको आने लग गए, एमसीक्यू पार्ट में काफी अच्छा कंटेंट आने लग गया, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, तो लेटेस्ट बुक लेने का ज्यादा फायदा है देन दैट ऑफ द प्रीवियस वर्जन्स नॉर्मली। क्लियर? सो यहाँ पे सर आपको 3 कॉलम चाहिए जी, बिल्कुल साइड से स्टार्ट करिएगा। नंबर 1 इज बेसिस, बेसिस, एक तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब लिखवाने को अपने को तो सर डिफरेंस भी लिखने को ऐसा लग रहा है क्यों लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज इस टॉपिक में माइक्रो मैक्रो को लेकर इतना कंटेंट गिवन है। कल हमने सिलेबस की इंट्रोडक्शन दी थी विद मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये नहीं पता ये चैप्टर हमें शायद 1 या 2 नंबर में मिलेगा भी या नहीं, इसीलिए मैंने उसका सब्स्टिट्यूट आपको वर्ड क्या कर दिया कि सीधा डिफरेंस लिखो, काम करो। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो ऑलरेडी डन पार्ट हम +1 लेवल पे कर भी चुके हैं। एंड इन बिटवीन आगे सारे टॉपिक्स में बार बार ये डिस्कशन हमारी होती भी रहे, बट कीपिंग इन माइंड, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, हर बार वही जो टॉपिक्स पहले वाले होते हैं उन्हीं को ओपन करके पढ़ना करना शुरू कर दिया। फिर उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग टू पढ़ो कि पेपर पॉइंट से वो आएगा कितने का, जो मान लो आना ही पेपर में 1 या 2 नंबर का है, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करें। एंड जो चैप्टर मिलेगा 12 नंबर में, 6 नंबर में, उनको आप अवॉइड कर रहे। तो हमारा फोकस प्योरली प्योरली एग्जाम के ऊपर होता है कि एज पर द सीबीएसई पैटर्न कौन सा चैप्टर कितने नंबर में गिरेगा, मेरे को तो वो चीज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू मुझे क्या करना है, सॉल्व कर। क्लियर? चलिए सबसे पहले तो सर नंबर 1 मीनिंग, एक सेंटर में सर ये छोटी छोटी लाइंस अपनी लगा लीजिए। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग, लिखिए। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, individual economic units of an economy, of an economy. For example, a household, a consumer, or a producer. मतलब हमने पूरी +1 निकाल दी सर, +1 में हमने कभी इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचा कि सर इस चीज का इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो। जैसे मेरी कल वाली एग्जांपल आपको याद होगी, सेविंग करना इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। सर इट्स बोथ डिपेंडिंग अपॉन कि सेविंग किस लेवल पे की जा रही है, माइक्रो लेवल पे की जा रही है या मैक्रो लेवल। तो वही थिंग्स का फर्क है कि सर मैं अगर कह दूं जी क्या हम अपने मुद्दे से भटक गए, नो, आज भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वही हैं, आज भी स्कैर्सिटी ऑफ क्या है, रिसोर्सेज है, उसकी एलोकेशन को लेकर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रॉब्लम आज भी वही है। पॉइंट ये है, +1 लेवल पे हमने उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचा था, अपने लिए, एक कंज्यूमर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक फर्म के लिए। आज भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करना है, बट यहां पे व्यू पॉइंट अब वो सिर्फ एक पर्सन नहीं, पूरी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में रहने वाले सारे लोग हैं। क्लियर? तो इस तरफ लिखिए, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। नंबर 2 कॉन्सेप्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। देखिए, it deals with, it deals with central problem of, it deals with central problem of allocation of resources, allocation of resources and related principles,
नंबर 2 इधर, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर determination of income and employment, फुल स्टॉप। मतलब सर अगर व्यू पॉइंट का फर्क लगे, वो देख उधर क्या लिखा हुआ है कि तेरा सिर्फ मेन मैटर क्या था, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करवाना। तुमने जितने भी पॉइंट्स +1 लेवल पे पढ़े हैं, या तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा है या प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पढ़ा है। मेन सिर्फ चीज आपका फोकस क्या रहा, रिसोर्सेज की फुल यूटिलाइजेशन करवाने, वो भी एक इंडिविजुअल लेवल। बट मैक्रो लेवल पे आपका जो मेन फोकस है, दैट इज ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट। कि इस इकोनॉमी को चलाने के लिए, इस इकोनॉमी को सर्कुलर फ्लो में रखने के लिए, देयर इज ओनली वन वर्ड विच इज इनकम। लोगों के पास अगर इनकम होगी, नेक्स्ट आगे वो खर्च करेंगे, अपनी डिमांड्स को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, और किसी एक पर्सन के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की क्या बनेगा, इनकम। एंड ये फ्लो कॉन्टिन्यूटी में ये चलता था। एंड दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स। इसी वे से आपकी इकोनॉमी क्या करती है, वर्कआउट करती है। अगर मैं कह दूं जी मेरे पास कोई अलग से कोई नया पैसा है, नो, आप लोग जो फीस पे आउट करते हैं वही पैसा मैं नेक्स्ट आगे अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए या यहाँ के एक्सपेंडिचर्स करने के लिए आगे किसी सर्कल को क्या करूंगा, पास ऑन करूंगा। रखना किसी ने नहीं है, हर पर्सन आगे से आगे वो पैसा क्या कर रहा है, मूव ऑन कर। हाँ, पॉइंट इज सिर्फ और सिर्फ कि कुछ सेविंग्स को रखते हुए हर कोई पर्सन अपनी डिमांड्स को नेक्स्ट आगे पूरा कर, बिकॉज कंजम्पशन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। अगर आपने सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ कंज्यूम तो आप लोग करेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स तो आप लोग करेंगे। क्लियर। सो यहां जो मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना मैक्रो लेवल पे, सर वो इकोनॉमी लेवल की बात है। ये कुछ छोटी मोटी नहीं, जैसे आप लोग अपने +1 लेवल पे सोचते थे कि प्राइस अगर मान लो कम हो गया, प्राइस अगर ज्यादा हो गया तो इसका डिमांड सप्लाई पे, मेरी डिमांड सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल की मत सोचो, यहां पे अब किसके बारे में सोचोगे, इकोनॉमी के बारे में। कि सर व्हाट इफ अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गई, मार्केट में बूम पीरियड आ गया, तो इन दैट केस क्या होगा। अब जैसे एक छोटा सा सवाल है आपसे ही, मार्केट में अगर बूम पीरियड आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय बूम पीरियड, तेजी, जिसको कहते हैं पूरी तेजी। इन बूम पीरियड मनी सप्लाई क्या होती है, बहुत ज्यादा, पैसा ही पैसा, जिसको वर्ड कहते हैं मार्केट में एकदम तेजी का माहौल है। क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है या बुरी, सोच लो, अच्छी बात है या बुरी, कैसे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। जस्ट सिंगल वे आउट तो यही कहता है कि सर पैसा ही पैसा है, तो नेचुरली नेक्स्ट आगे भी और डेवलपमेंट होगी। बट आपको नहीं लगता कि सर अगर बूम पीरियड बहुत टाइम पीरियड अगर प्रिवेल कर गया, लंबे समय लिए प्रिवेल कर गया, ये डिमांड्स को शूट अप करेगा एकदम पूरा, मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेट, क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेट। एंड सर अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हुई, इन्फ्लेशन होना इज गुड फॉर द इकोनॉमी और बैड। अब यहां पे यही चीजें आपको सिखाई जाएंगी, यही मैक्रो का व्यू पॉइंट सिखाया जाएगा कि सर एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आप सोच रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट, हाँ सर पैसा बढ़ा इकोनॉमी में तो अल्टीमेटली इकोनॉमी तरक्की करेगी। बूम पीरियड में तो पहले है, और क्या तरक्की करेगी, तेजी तो इतनी पहले। उल्टा ये क्या है कि सर अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा तेज हो गई ना, लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा, और जब तक जेब में पैसा है तब तक मार्केट में डिमांड, नए नए शौक पुगाएंगे। सप्लाई अल्टीमेट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। सप्लाई क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। एक सिंपल सी बात बता, मेरे पास जितने रिसोर्सेज होंगे, मैं इकोनॉमी लेवल पे बात कर रहा हूं, मेरे पास जितने रिसोर्सेज होंगे मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन उतनी कर पाऊंगा।
मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन उतनी ही कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दिन में 12 घंटे हैं काम करने के लिए, तो मैं तो सर अपनी लेबर सप्लाई लिमिटेड कर पाऊंगा। कोई भी पर्सन आके कहे नहीं सर आपको हम इंडिविजुअली ऐसा पे आउट कर देंगे, आपको ये कर देंगे फला, मैं कहा देख भाई 12 घंटे, 100% कैपेसिटी पे काम करने के लिए मेरे पास 12 घंटे का काम है। 12 घंटे जिस दिन मेरे ऑक्युपाइड हो गए, मैं अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाऊंगा, मेरी ओर से फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, मैं इतनी ही रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई कर पाऊंगा। पर डिमांड भर भर के आ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब उस बढ़ती हुई डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाए? सिंपली जस्ट एक ही वे आउट होगा, क्या? प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे? इन्फ्लेट एंड राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल। कल एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी, किसी प्रोडक्ट का रेट अगर 20 रुपए से 25 हो गया, क्या इन्फ्लेशन होगी क्या? इन्फ्लेशन मींस जर्नल प्राइस लेवल, ऑल ओवर प्राइस लेवल में जब तेजी देखने को मिले, महंगाई देखने को मिले, दैट वर्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ऐसे नहीं कह सकते किसी ने कल को अपना रेट बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली सर इन्फ्लेशन होगी, रेट कम हो गया तो डिफ्लेशन। नो नो, दिस वर्ड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये वर्ड चलते ही इकोनॉमी लेवल पे। क्लियर? चलिए नंबर थर्ड पॉइंट लिखिए यहां पे। नंबर थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट्स या वर्ड टूल्स, टूल्स लिख लीजिए, टूल्स। द मेन टूल्स, द मेन टूल्स टू स्टडी, टू स्टडी economic problems, to study economic problems are demand and supply। अब पूरी +1 में हमने वर्ड ही क्या यूज करे हैं सर? मेन डिटर्मिनेंट। इकोनॉमिक्स के मेन डिटर्मिनेंट, मेन टूल्स, मेन वेरिएबल्स जो हैं आपके कौन से हैं सर? डिमांड एंड सप्लाई। पूरे नेक्स्ट ऑन जितने टॉपिक्स आपने पढ़ेंगे हर जगह वर्ड ही दो मिले होंगे, डिमांड एंड सप्लाई। बिकॉज द मेन टूल्स टू स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द माइक्रो लेवल आर कौन से हैं सर? आपके डिमांड एंड सप्लाई। बट इधर लिख, यहां पे वर्ड क्या आएगा सर? द मेन इंस्ट्रूमेंट्स, द मेन टूल्स टू स्टडी, टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर aggregate demand and aggregate supply, and aggregate supply। नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, मैं जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसी डिफरेंस के थ्रू कवर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि इंडिविजुअली आपको ना लिखवाना पड़े कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है। वंस एक डिफरेंस में ही क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर? नंबर 4, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, price is the, price is the main determinant, main determinant to solve problems। आप चेक कर लो +1 लेवल पे, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का देयर इज ओनली जस्ट वन वर्ड, दैट इज प्राइस। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम होगी, यू हैव टू जस्ट चेंज द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। आप उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दो, ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करना है माइक्रो लेवल पे, देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। प्राइस को छेड़ो, प्राइस को चेंज करो, ऑटोमेटिकली आपकी वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एंड पूरी +1 लेवल पे आपने इनकम को कभी डिटर्मिनेंट नहीं यूज करा होगा, अदर फैक्टर्स में लिया होगा। अदर फैक्टर्स में जैसे डिमांड के केस में, हाँ सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिमांड को क्या करती है? इंपैक्ट क्रिएट करती है। बट कभी भी इनकम को मेन डिटर्मिनेंट में नहीं लिया होगा, बिकॉज माइक्रो लेवल पे देर इज ओनली वन मेन डिटर्मिनेंट विच इज प्राइस। और इधर इनकम इज दी। यहां पे सारे सवाल अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, पर्टिकुलरली पूरे के पूरे नेक्स्ट जितने चैप्टर्स तुम पढ़ोगे सिर्फ एक प्राइस की तो बात ही नहीं होगी, प्राइस की तो बात ही नहीं होगी, छोड़ दे परे। यहां पे पूरा खेल किसके सहारे चलेगा? इनकम।
सर इनकम में चेंज कर दो, इनकम प्लस कर दो, इनकम माइनस कर दो, इनकम को कंट्रोल कर लो, सारी थिंग्स ऑटोमेटिकली जो कनेक्टेड हैं वो सब क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी. सो हेयर मैक्रो लेवल पे income is the determinant to solve problems, to solve problems. Next is number 5, alternative name. Alternative name. It is also known as, it is also known as price theory, known as price theory. And इस तरफ it is also known as, inverted commas में, theory of income and employment. Income and employment. Number 6, term. Number 6 is term. एक और है जिसके बाद it is derived, then काफी कवर हो ही जाएगा, करने को तो 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, बट उसको मैं नॉर्मल क्वेश्चन में कवर कर लूंगा. वर्ड क्लियर. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, derived from the Greek word, just a minute, Greek word, inverted commas में, micros, MIKROS, micros meaning small या means small. और इस तरफ वर्ड क्या आ जाएगा, मैक्रोस. क्लियर. यहां पे ये भी ग्रीक वर्ड है, लैटिन नहीं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, है दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड टर्म है मैक्रोस, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. मैक्रोस मीन्स लार्ज. एंड द लास्ट वन जो इसमें एक अच्छा पॉइंट है, ये स्पेशली एड ऑन करना, इकोनॉमिक एजेंट्स. मुझे अलग से नहीं लिखवाना पड़ेगा कहीं क्वेश्चन में, इसी में कवर हो जाएगा. इकोनॉमिक एजेंट्स. एंड जो भी ये नोट्स आपको बनवाए जाएंगे दैट इज यूजिंग डिफरेंट बुक्स, जो नॉर्मली +1 में भी सेम कॉन्सेप्ट रहा है. इस बार एक एडिशनल बुक और भी है, अगर उसमें से कंटेंट अपने को अच्छा मिलेगा, मेन वर्ड इज लैंग्वेज अच्छी मिलनी चाहिए, जो आप लोगों को रिटेन रहे, जो आप लोगों को याद रहे, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिक्सअप करते हुए दी जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 बुक्स. बट आपको अलग से कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने टीआर जन ही क्या करिए, फॉलो करिए स्कूल लेवल. पर इतनी श्योरिटी है, मैक्रो की पूरी गारंटी होगी, 100% गारंटी होगी, कोई क्वेश्चन तेरा मैक्रो का बाहर नहीं होगा, इतनी श्योरिटी मैं कह सकता हूं. ईच एंड एवरी वर्ड आपका पर्टिकुलरली इस नोट्स के थ्रू क्या होगा, कवर अप. एंड आईईडी के लिए तभी तो कहां से पढ़ रहे हैं सर, बुक से, क्योंकि आईईडी आपकी बिल्कुल डाटा बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उसका वर्ड टू वर्ड हम कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द बुक. क्लियर. चलिए, लास्ट वर्ड इज इकोनॉमिक एजेंट्स. एक वन वर्ड में क्या चीज, लिटिल बिट चंडीगढ़ वाला पार्ट इन्होंने जो डाला इस बार, पंचकुला वाला नहीं, जो पंचकुला लेवल पे पेपर डाले थे वो काफी क्वाइट बढ़िया था, सारा कवर्ड था. चंडीगढ़ वाले में पेपर में इन्होंने 4 to 5 मार्क्स का जर्नल अवेयरनेस बेसिस पे पूछ लिया. और बच्चों को मैंने पहले कहा था करंट इश्यूज पूछेगा. आजकल पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे. आजकल ये मानिए जो आप कॉपी पे नोट डाउन करते हैं उससे ज्यादा कीमती अपनी नॉर्मली बातें हैं जो आपके साथ नॉर्मल शेयर की जाती हैं, कि लाइक G20 का मैटर क्या है, जीएसटी का मैटर क्या है. क्लियर. सो कोई ना कोई करंट इश्यूज के रिगार्डिंग आज का जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन वो ज्यादा डालने लग गए. 100% 3 से 4 नंबर का पेपर आईईडी में से गारंटेड कौन सा निकलेगा, करंट इश्यूज. एंड वो जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं ना लास्ट,
ये भी कवर क्यों हो गए, बच्चों ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी, उनको 10-10 पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए। लास्ट की हमारी 10 क्लासेस, मतलब डेली एक पेपर हमने कंप्लीट सैंपल पेपर यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड लास्ट के दिनों में भी एक एक पेपर उनको दिया कि ये पढ़कर जाओ। क्यों? वैरायटी कवर करनी। कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ चुके, हमें क्वेश्चंस की वैरायटी कवर करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन देखे होंगे एज इट इज पेपर में वही मिलेंगे। ये चीज हमारा पैटर्न है। मतलब +1 से तो बहुत ही अलग है सर। +1 लेवल तो एक अलग लेवल था। स्कूल लेवल पे तो ये भी था, आपने खुद ही फेस करा है कि ये टीचर ने सिलेबस में से कट कर दिया, ये पेपर में नहीं आएगा। बट नाउ द होल सिलेबस इज एज पर किसके अकॉर्डिंग है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। अब टीचर्स की कोई नहीं चलेगी कि मैं पेपर में ये नहीं डालने वाली एंड ऑल। अब यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस हमें A to Z क्या करना है, कवर कर। तो मेरा सवाल बीच में रह गया सर, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स? वन वर्ड में, हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं और जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। दोज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। फॉर एग्जांपल लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन आया? लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब अपनी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो सर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने वाले ही तो कौन होते हैं? आपके इकोनॉमिक एजेंट्स। सो इन सिंपल वर्ड, साइड पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो वन वर्ड में लास्ट में लिखवा दूंगा, दोज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस आर बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स। सर इधर वाले में माइक्रो लेवल पे तो आई थिंक सो इंडिविजुअल वो पर्सन ही होगा, वो कस्टमर ही होगा, वो प्रोड्यूसर ही होगा, वो हाउस होल्ड वाला ही होगा। क्योंकि हमने कौन सा मैक्रो लेवल पे बात करनी है, हम तो किसकी बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल की बात कर। तो यहां पे लिखिए सर, एट द माइक्रो लेवल, मैं इसी में लैंग्वेज लिखवा देता हूं, एट द माइक्रो लेवल, कॉमा, इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन largely by individuals like consumers and producers, consumers and producers। क्योंकि इनका वैसे भी इनका मोटिव ही जस्ट इनके तक ही सीमित है, इनका व्यू पॉइंट भी जस्ट इनको अपनी पड़ी है, इनको इकोनॉमी की नहीं पड़ी अल्टीमेटली कि मेरे वो प्राइस के अप डाउन जाने से डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, मुझे पूरी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। मतलब एक सिंपल शब्द में कहें तो ये कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स ये अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर भाग रहे हैं, इनको सिर्फ अपने से मतलब है, इकोनॉमी से कोई भी मतलब नहीं। बट मैक्रो लेवल पे जो भी आप एक इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, उनका ट्विन ऑब्जेक्टिव होता है। हमेशा एक बेसिक वर्ड्स में हमने टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट पढ़ी है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सर एक लास्ट इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड इंडिया इज फ्रॉम डे वन सिंस इंडिपेंडेंस वर्किंग इन मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी वालों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्विन, दोनों। क्या? सोशल वेलफेयर करना भी एंड एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना भी। हम दोनों मॉडल्स पे काम करते हैं, तभी तो कहते हैं नहीं मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते। एट प्रेजेंट भी आप लोग जिस मॉडल में काम कर रहे हैं दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सरकार अपना रोल प्ले कर रही है, प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहे हैं। सो बेसिकली यहां पे लिखिए, मेन कंटेंट तो ये है, एट दी, ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होगा, एट दी मैक्रो लेवल, कॉमा, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय the institutional economic agents like for example is RBI, like SEBI stands for Securities and Exchange Board of
इंडिया। क्लियर? सेबी, आरबीआई एंड एक जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्राई। ट्राई कौन हुई सर? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत आप ये सारी नेटवर्किंग क्या करते हैं, यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। अब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स हैं। एक चीज बता, अगर ये इतने बड़े लेवल पे डिसीजन लेंगे, क्या सिर्फ ये अपना सोचेंगे? ये ऑल ओवर इंडिया, प्लस इंडिया छोड़ो सर, इंडिया छोड़ो, विद इंटरनेशनल लेवल तक भी सोच समझकर कोई डिसीजन इनकी ओर से लिया जाए। जैसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि सर आपा लोग अग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी बात को सुनकर कि फलानी कंट्री ने ऐसा कैसे कर दिया, इनको ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सुजेशंस बहुत तैयार रखते हैं कि मोदी को ऐसा कर देना चाहिए, इनको तो जी हटा ही दो, मैप से, नक्शे से खत्म कर दो। ऐसा इट्स नॉट सो इजी, बिकॉज ये सारे डिसीजन सिर्फ एक इंडिविजुअल माइंड से सोचकर नहीं लिए जाते। ये एक ऑल ओवर इकोनॉमी लेवल पे इसके इम्पैक्ट नोट डाउन करने पड़ते हैं, तो जाके कोई स्टेप्स लिए जाते हैं। अदरवाइज ये इतना भी आसान नहीं है किसी भी एक्टिविटी को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे डील करवाना। समझे ना पॉइंट? सो दीज आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, मेन वर्ड्स में कवर होता है कि यहाँ पे आरबीआई, सेबी, ट्राई और इनका मोटिव, इनका फोकस पहला फोकस सोशल वेलफेयर एंड सेकंड फोकस प्रॉफिट। दैट्स ऑल अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पर्टिकुलरली आप लोगों ने यहाँ पे डील की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर, नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखिए टू स्कूल ऑफ थॉट्स। मेन कॉन्सेप्ट आज का टू स्कूल ऑफ थॉट्स। हाँ जी, यहां तक डन सबका, एवरीवन? चलिए मेन कंटेंट पे आइए सर। टू स्कूल ऑफ थॉट, टू स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज सेमी कॉलन लगाकर, वन इज क्लासिकल एंड सेकंड इज केन्जियन। बड़ा अच्छा टॉपिक है सर, एंड ये डे वन समझना बड़ा जरूरी है कि इन दोनों के व्यू पॉइंट का फर्क क्या था, क्योंकि यही नेक्स्ट आगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जहां जहां भी अपनी अपनी रेलेवेंस रखेंगे, ये बड़ा काम आएगा। कि सर मुझे ये तो बता दो कि अपन ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं या मॉडर्न इकोनॉमिक्स केन्जियन के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ये चीज पता करना बड़ी जरूरी है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? NES है, आर नहीं है वो, NES, KEYNES, केन्स, केन्स। और इसीलिए वर्ड यहां पे भी क्या है, केन्जियन। क्लियर? लिखिए सर, नंबर वन इज द क्लासिकल स्कूल, नंबर वन इज द क्लासिकल स्कूल। पहले इनकी सुनते हैं सर, इनका व्यू पॉइंट क्या था, इनका मानना क्या था, जो आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हुए पुराने। क्लियर? सबसे पहले सर लिखिए, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट्स लाइक एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, कॉमा जेम्स मिल, कॉमा मार्शल, मार्शल, कॉमा पिगू एंड रिकार्डो। जस्ट फेमस जो नाम चलते आए हैं, एंड रिकार्डो एडवोकेटेड, एडवोकेटेड फॉर, मतलब इन्होंने जो अपनी वकालत दी, आप कहते नहीं बड़ी एडवोकेसी झाड़ रहे। एडवोकेटेड, एडवोकेटेड मतलब कहना बताना, जो इन्होंने कहा, एडवोकेटेड फॉर अ फ्री इकोनॉमी। एंड फ्री इकोनॉमी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, फ्री इकोनॉमी को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इनका मेन पॉइंट, इनका व्यू पॉइंट यही था। एंड व्हाट डू यू मीन बाय, ये इतना तो आई थिंक सो प्लस वन लेवल पे हल्का सा सुना होगा कहीं कि व्हाट डू यू मीन फ्री इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या? मार्केट सप्लाई सिर्फ अफेक्ट करती है, बिल्कुल सही। और जहां पे, प्राइवेट जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, वही चीज, जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी, वहां का जो प्राइस सेटलमेंट एंड ऑल करना है वो कौन करेगा? मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद करेंगी। डिमांड सप्लाई अपने आप में इतनी कैपेबल हैं कि वो खुद का रेट एंड ऑल खुद एस्टेब्लिश कर सकती हैं। मतलब इन लोगों ने, इन ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट ने जस्ट वन वर्ड ये कहा, हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं।
जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड ऑल, वट एवर बी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो लोग खुद कर लेंगे सर। हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, कि देर इज नो नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस इकोनॉमी। तो ये अपने आप में एक एडवोकेसी इन्होंने प्रोवाइड करी, दैट मीन्स दे एडवोकेटेड फॉर अ फ्री इकोनॉमी। लिखिए आगे, फुल स्टॉप। इट इज एन इकोनॉमी, इसके साथ ही इट इज एन इकोनॉमी, it is an economy in which in which in which the government in which the government does not interfere does not interfere in the areas of in the areas of production, comma, consumption and investment, full stop. decisions regarding decisions regarding हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, comma, how to produce and for whom to produce are determined by are determined by the market forces of demand and supply। कि मतलब गवर्नमेंट को कोई दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट को साफ कह दिया गया कि सर आप अपना पीछे रहो जी, आपका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भी डिसीजन होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, दैट एवरी डिसीजन इज बेसिकली टेकन बाय, किसके द्वारा होगा, मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद तय करेंगी, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। मतलब सिंपल बात, इन्होंने तो साफ गवर्नमेंट को मना कर दिया कि तुम्हारी इस इकोनॉमी में कोई जरूरत, कि बिना गवर्नमेंट के ये इकोनॉमी चल सकती है, इनका मानना ये था। सर नॉट इन टुडेज वर्ल्ड, आज की डेट में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो विदाउट गवर्नमेंट क्या कर रही हो सर, सरवाइव कर रही। तो यही चीज को गलत नेक्स्ट आगे किसने प्रूव करा, केन्जिन ने प्रूव करा कि सर फिर जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आए थे, एट दैट टाइम आपके ये सारे प्लेयर कहां थे, एट दैट टाइम आपकी मार्केट फोर्सेस कहां थी। आप तो कह के चले गए, एडवोकेसी करके चले गए कि हाँ देयर इज अ फ्री इकोनॉमी, हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है, जो भी डिसीजन होंगे वो हमारी मार्केट फोर्सेस खुद लेंगी, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्ट्रक होगा, हमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल साथ में लिखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is the main motive of the producers, full stop। फुल एम्प्लॉयमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके सामने एरो लिख रहा हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। आप गलती से कल्ला डिमांड सप्लाई मत बोल देना, मैक्रो लेवल पे बात चल रही है, मैक्रो लेवल पे वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो एडी इज इक्वल्स टू एएस is a normal feature of the economy, full stop। paragraph change, if there is disequilibrium
और अगर बाय चांस कभी डिसइक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलता भी है, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट लिव्ड? दैट इज ज्यादा देर नहीं रहेगा, बहुत कम समय के लिए रहेगा। इट विल बी शॉर्ट लिव्ड एंड विल बी करेक्टेड and will be corrected by the market forces itself through automatic mechanism। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जो हम पहले प्राइस सीलिंग और वो करते थे, फ्लोरिंग करते थे, वो होगी नहीं। वो थी आपकी नॉर्मल लेवल पे। नहीं। अब वही चीज कह रहे हैं कि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, वो गवर्नमेंट वो तो बाद में आया ना, वो तो गवर्नमेंट ही तो लेकर आई है एमएसपी पॉलिसी एंड ऑल। हाँ, ये सिनारियो है ही कब का? 1929 से पहले का। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, जब तक इनकी एडवोकेसी चली। आज की डेट में जितने कॉन्सेप्ट आप मैक्रो के पढ़ते हैं या माइक्रो के पढ़ते हैं, वो सारे किसके अकॉर्डिंग है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। एमएसपी, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, वो लेकर ही कौन आई है? गवर्नमेंट। समझे ना पॉइंट? और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हैं पुराने, तभी तो इसको नाम क्या दे रहे हैं? क्लासिकल, ट्रेडिशनल। ये तो कहकर चलेगी जी हमारी अकॉर्डिंग तो फ्री इकोनॉमी है, और ये देख कितनी ओपननेस। क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल फीचर है। ये बात समझते हो? मतलब कि रिसोर्सेज आर ऑलरेडी 100% एम्प्लॉयड। ये कहते हैं जी हमारे अकॉर्डिंग तो 100% रिसोर्सेज क्या है? डे वन से एम्प्लॉयड हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं इस इकोनॉमी में, जितने रिसोर्सेज हैं वो 100% ऑक्युपाइड है। फिर एक बात बताओ, अगर रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके ऑक्युपाइड होंगे, फिर तो आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है फर्दर प्रोड्यूस करने की। वो तो फिर सर एक जगह पे रुक जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपके यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है। आपने खुद ही कहा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल्स टू क्या हुआ पड़ा है? एएस हुआ पड़ा है। फिर तो ऐसी इकोनॉमी में देयर इज नो कैपेसिटी लेफ्ट आउट। किसी तरह की कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं है कि तुम फर्दर प्रोड्यूस कर सको। मेरे पास 100 यूनिट्स थे रॉ मटेरियल के, 100 के 100 मैं लगा चुका, फिर और कहां से लेके आऊं? है ही नहीं। मैं रिसोर्सेस कहां से लेकर आऊं? मेरे पास जितने थे वो सारे के सारे। आप लोग हमेशा एक वर्ड पढ़ते हैं, सप्लाई ऑलवेज क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड टू दी रिसोर्सेज एक्सटेंड। जितने रिसोर्सेज होंगे मैं उतनी ही प्रोडक्शन कर पाऊंगा ना। अब अगर रॉ रिसोर्सेज ही खत्म हो गए तो मैं भी फर्दर प्रोडक्शन कहां से कर पाऊंगा? मैं कहा जी मेरे पास जितना रॉ मटेरियल था मैं सारा का सारा क्या कर चुका? खर्च कर चुका, सारा का सारा लगा चुका। जितने यूनिट्स की प्रोडक्शन बन सकती थी मैक्सिमम मैंने प्रोड्यूस कर दी। अब इसके बाद मेरे लिए तो जवाब, आप कह रहे हो जी फिर भी फर्दर प्रोड्यूस कर लो, देख लो कहीं से मिल जाए। है ही नहीं सर। जैसे एक दुकानदार नॉर्मली जवाब देता है कि सर जितने मेरे पास थे मैंने आपको दे दिए। अब इससे फर्दर अगर आप बात करते भी हैं, देयर इज नो फर्दर कैपेसिटी। हम भी कहां से ला कर दें? एंड ऊपर से कहता कि अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम होगा भी, बड़े कम समय के लिए होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। ये मार्केट फोर्सेस अपने आप इस तरह एडजस्ट करेंगी कि दोबारा फिर किस में आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम। मैं कहा सर आपके ना ये जो लग रही हैं बातें ये सब ख्याली पुलाव है, ये वर्किंग नहीं लग रही काइंड ऑफ। किस बात को लेकर? ज्यादा ही एजम्पशन बेस्ड चल रहा है। रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे, डिसइक्विलिब्रियम होगा तो शॉर्ट लिव्ड होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस अपने आप को सही कर लेंगी। मुझे नहीं लगता कि सर आज की डेट में ऐसी कोई इकोनॉमी वर्कआउट करती होगी। और ये बात बिल्कुल सही निकली जब ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ 1929 हुई। तब इस ट्रेडिशनल अप्रोच को, क्लासिकल व्यू को खत्म होते हुए देखा गया कि सर कहां गई वो तुम्हारी इकोनॉमी जो कहते थे कि मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, दोबारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएंगे। कहां गई वो आपकी इकोनॉमी? तब जाके नेक्स्ट वन वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ कॉल्ड एज द केन्जियन थियोरी, द केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर? नीचे लिखिए, नेक्स्ट इज आगे द केन्जियन स्कूल। नंबर 2 इज द केन्जियन स्कूल। द केन्जियन स्कूल
लिखिए जी। अच्छा, पहली बात नाम से क्लियर है, द केन्जियन स्कूल, नेचुरली किसने एडवोकेट करा होगा? दैट इज लॉर्ड जे एम केन्स, जिसकी कल फुल फॉर्म भी आपको लिखवाई थी, जॉन मेनार्ड केन्स। क्लियर? सो शॉर्ट वर्ड चलता है, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज एडवोकेटेड, एडवोकेटेड, एडवोकेटेड मीन्स वकालत करना, बताना, ऐसा, एडवोकेटेड बाय लॉर्ड जे डॉट एम डॉट केन्स, जे एम केन्स, full stop, after the ग्रेट डिप्रेशन। सर ट्रेड साइकिल्स की स्टेजेस क्या होती हैं? ट्रेड साइकिल की स्टेजेस क्या होती हैं? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। 4 स्टेजेस, दोबारा बोलिए। नंबर 1 इज बूम। बूम टाइम पीरियड कौन सा होगा? टॉप, जिसको कहते हैं पैसा ही पैसा, मार्केट में तेजी पूरी। देन नंबर 2 आती है रिसेशन। रिसेशन मतलब मंदी, जिसको नॉर्मल वर्ड बोल देते हैं कि मंदी है सर, डाउन चल रहा है बिजनेस आजकल। और एक स्टेज होती है बिल्कुल डिप्रेशन, डाउनफॉल, जिसको आप ये कह सकते हैं कि मतलब सर अगर कहीं से रिकवरी ना दिखी, बिजनेस शटडाउन पॉइंट पे आ जाए। अगर इस स्टेज से, मैं वही तो कह रहा हूं, तुम्हारा कहते सर जो तुम्हारा क्लासिकल स्कूल था ना, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, पर इनकी असलियत कब जाके पता लगी? जब कौन सी स्टेज आई? डिप्रेशन। हर कोई पर्सन बूम पीरियड में अच्छा करेगा, रिसेशन में अच्छा करेगा, बट जब डिप्रेशन की स्टेज, ये वाली जब स्टेज, डिप्रेशन की स्टेज जब आएगी, इस स्टेज से बाहर कौन लेकर आएगा? मेरा सिंपल पॉइंट, मार्केट डूबती जा रही है, क्या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कभी मार्केट में पैसा लगाएगा? आप सब प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्या अल्टीमेटली आप जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट में? बिकॉज द मार्केट इज एट द डाउनवर्ड ट्रेंड, नीचे जा रही है। हाँ जी, क्या काम है क्या? ओके, सो वहां पे अगर डिप्रेशन की स्टेज है, तो डिप्रेशन की स्टेज से बाहर लेके आने के लिए, डिप्रेशन की स्टेज से बाहर लेके आने के लिए सर, अगर कोई रिकवरी की स्टेज में, रिकवरी की स्टेज में अगर कोई नहीं लेकर गया, तो अल्टीमेटली ये तो प्रॉब्लम आपकी वहीं की वजह है। एंड अगर डिप्रेशन से बाहर कोई नहीं लेकर आया, इकोनॉमी आपकी खत्म। तो दैट इज आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, लिखिए, देयर वाज देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड, देयर वाज वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, देयर वाज वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, फुल स्टॉप। केन्स केन्स observed that Keynes observed that the classical belief, the classical belief was not working. Classical belief was not working. Full stop. Unemployment, unemployment continued to persist. कहता जी क्लासिकल्स तो कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर। किसी भी इकोनॉमी में चले जाओ तो वहां पे आपको 100% रिसोर्सेज क्या मिलेंगे? इंप्लॉयड मिलेंगे। कहते मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेरे अकॉर्डिंग तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज क्या करती है? प्रेजिस्ट करती है। कल भी अपनी छोटी छोटी सी बात हुई, क्या कोई ऐसी इकोनॉमी है जिसमें ऑलवेज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट फुल एम्प्लॉयमेंट होगी? नो, कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं। या मैं तुझे उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि कभी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगी? ऑलवेज अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज क्या करती है? एग्जिस्ट करती। और यही बिलीफ तो इन्होंने देखा कि 1929 में फिर फेलियर का कारण क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन में चले गए, आउटपुट फॉल कर गई, इनकम लोगों की फॉल कर गई। सर आउटपुट फॉल करेगी, इनकम फॉल करेगी, तो नेचुरली इंप्लॉयमेंट भी तो फॉल करेगी। एक बात बताओ, एज अ प्रोड्यूसर मैं फैक्ट्री अगर चला रहा हूं, मैं कब तक लोगों को काम पे रखूंगा? जब तक मेरी फैक्ट्री चलेगी, जब तक मेरी आउटपुट सेल होगी।
एंड अगर बाय डिफॉल्ट आपकी डिमांड कम हो गई, बाय डिफॉल्ट आपका प्रोडक्ट सेल होना बंद हो गया, मैं इतने लोगों को काम पे रख के करूंगा क्या? मेरे से सैलरी थोड़ी दी जाएंगी। तभी देखते नहीं कोरोना टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली, अब बहुत सारे केसेस में कितनी बार इंप्लॉयमेंट को निकाला गया है काम से। इवन सर एमएनसीज निकाल देती हैं, गूगल, amazon, बड़े बड़े फ्लिपकार्ट एंड ऑल। इनका कोई भरोसा थोड़ी है, इनका कोई भरोसा नहीं है सर। पहले जब तक तो काम बढ़िया है, टॉप का है, तब तो हायरिंग पे हायरिंग, महंगे पे महंगे पैकेज आज हुई। गूगल एंड ऑल, amazon, ये सबसे हाईएस्ट मतलब पैकेजिंग देते हैं अल्टीमेटली, जो इंजीनियर्स को पे आउट करते हैं, मतलब करोड़ करोड़ तक भी पे आउट करते हैं। ये भी तब तक ही पैसे दे रहे हैं जब तक इनके पास काम। अगर इनके काम में डाउनफॉल होगा तो नेचुरली ये भी इंप्लॉयज को क्यों रखेंगे? बीच में लास्ट 6 मंथ्स पहले की बात है, इतना डर इन लोगों का फैल गया था, अल्टीमेटली यही नहीं पता था कि कल सुबह लॉगिन होगा या नहीं। जब पता लगे कि सर लॉगिन नहीं हो रहा, सिस्टम बेस्ड, नोटिस यू आर फायर्ड, आप है ही नहीं कंपनी में सर। डर डर के लोगों ने इतना काम करा कि कहीं सुबह ये ना पता लगे कि कल से आपको नौकरी पे है ही नहीं। क्यों रिट्रेंचमेंट सर? अगला कहता जी हम इतने 100 एम्प्लॉयज रख के करेंगे क्या? हमारा काम ही कितने का है, 50 बंद हो गए तो 50 निकालने हैं जी, जैसे मर्जी निकाले। और नेचुरली सर जब आप निकालोगे टॉप के पर्सन रखोगे, बाकी सब आप क्या करोगे? रिट्रेंच। सर बट गूगल का तो काम ये नहीं है, जब आप उसके नंबर्स में देखते हैं तब पता लगता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। सर ये नहीं कि जस्ट एवरीथिंग सर्विसेज आर गिवन बाय द गूगल तो वो तो वर्किंग होगा ही होगा। रिट्रेंचमेंट उसमें भी हुई है, amazon में हुई है, फ्लिपकार्ट में हुई है, पेटीएम में हुई है। ये सब आईटी कंपनीज हैं, ठीक है ना? जितने भी मान लो मोजिला वाले हैं, फायरफॉक्स वो भी सर्च इंजन है, और बहुत है आईटी कंपनीज। जब तक काम है तब तक चल, ये तो नॉर्मल रूल है भाई। मेरे पास काम होगा तो मैं नेक्स्ट आके लोगों को इंप्लॉयमेंट दूंगा, जब मेरे पास ही काम नहीं रहेगा तो मैं आगे इंप्लॉयमेंट किसको क्या दूंगा? दैट इज मैक्रो। क्लियर? तो वही चीज सर, अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रजिस्ट। ये तो हमेशा प्रजिस्ट करेगी ही करेगी। आगे लिखिए, यस अकॉर्डिंगली, कहते हैं फिर इसका इलाज क्या करें सर? अकॉर्डिंगली कॉमा ही suggested, accordingly he suggested that the government must interfere to correct disequilibrium, full stop. He stressed, दबाव डालना, he stressed that government intervention is required in the areas of production and investment. सर इट्स नॉट सो इजी। शुक्र मनाओ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही क्या करेगी, वहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेगी तो जाके तुम डिप्रेशन की स्टेज से बाहर आओगे। सिंपल वर्ड बता देगी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कभी इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा जी। डूबती नैया में कौन पैसे लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ही तो सारा सिस्टम संभाल के बैठी है। और गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं बहुत बड़ी फंडिंग करनी है, इन्होंने जस्ट एक चिंगारी सी लगानी, मार्केट में एक बूस्टअप क्रिएट करना है, इन्होंने जगह जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर देने। गवर्नमेंट है, कर सकती है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर वैसे भी करने हैं, तो गवर्नमेंट वेरियस जगह पे जहां भी मनी सप्लाई को इफेक्ट देना होता है ना, वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या कर देती है, शुरू कर देती है। मान लो कहीं 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, एक मार्केट में फ्लो मिल गया, क्योंकि वो सारा पैसा गवर्नमेंट अभी तो क्या किया है कि एक पर्सन का खर्चा तो दूसरे की इनकम। एक बार मार्केट में बूस्टअप आ गया, जब मार्केट में थोड़ी सी तेजी आती है, फिर प्राइवेट सेक्टर वाले संभाल लेते हैं,
फिर उनको दिखता है कि हाँ मार्केट में उछाल आ रहा है, बिकॉज एट दैट टाइम आप कौन सी स्टेज में आ गए, रिकवरी। एंड रिकवरी की स्टेज में हर कोई बंदा एंटर करता है धीरे धीरे, दोबारा फिर बूम पीरियड में जाता है। तो ये जो आपके ट्रेड साइकिल्स है ना सर, ये ट्रेड साइकिल्स आपके ऑलवेज क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे। ये कभी भी स्टेबल पोजीशन में नहीं होगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, ये ऑलवेज आपको क्या मिलेंगे, फ्लक्चुएटिंग मिलेंगे। और सर बेटर नहीं है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए, नहीं सर, ये ट्रेड साइकिल्स ही ठीक है कि इसी तरह से आपकी इकोनॉमी चलनी चाहिए। वाई ट्रेड साइकिल। अब सर ट्रेड साइकिल्स होना ही सबसे बढ़िया है, एक स्टेबल पोजीशन होना ना तो पॉसिबल है एंड ना वो अच्छा है। तेरा आउटपुट भी इंक्रीज अब अल्टीमेटली इकोनॉमी कभी तो बूम पीरियड पे होती है, कभी डिप्रेशन पे भी होती है, कभी तो मार्केट में बहुत उछाल होगा पैसों का, कभी मार्केट में बिल्कुल भी। अगर एक स्टेबल पोजीशन में आ गए तो इकोनॉमी में कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यहां पे पर्टिकुलरली ये जो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी की स्टेज में है, तभी ये इकोनॉमी क्या कर रही है, वर्कआउट कर रही है। इवन सर हार्ट बीट भी अप डाउन आती चलती ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो ठीक ही नहीं है, वो तो सीधा लंबे पै जाएंगे। समझे ना, सेम तेरी इकोनॉमी का हाल है जो अपना है। जब भी एक हार्ट बीट भी चेक करते हैं वो भी आपकी सर फ्लक्चुएटिंग अप डाउन आती है, स्ट्रेट लाइन तो वैसे ही सर माड़ी ही माड़ी, ये चीज। तो इकोनॉमी भी अगर इसी वे से वर्कआउट करे तो वो ज्यादा बेटर। क्लियर। लास्ट लाइन लिखिए सर, लास्ट लाइन आगे मेंशन करिए, कहां तक लिखा जी लास्ट, एंड इन्वेस्टमेंट आगे, टू करेक्ट टू करेक्ट टू करेक्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, टू करेक्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम by creating new job opportunities। गवर्नमेंट ही है सर जो सारा सिस्टम ये संभाल कर बैठ के, अगर गवर्नमेंट ना हो फिर तो अल्टीमेटली कब के डिप्रेशन की स्टेज में से कोई बाहर ही ना लेकर आए। अब हर कोई पर्सन ठीक है जी कह देता है कि सरकार ने हमसे ये वादे किए थे, बजट में ये कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। लेटेस्ट इशू चल रहा है आजकल, बीजेपी पे डायरेक्ट वार चल रहे हैं किस बात के, ऑपोजिशन का काम है नेचुरली, क्या कहेगी, इसी बात को कहेगी। आपने जी पिछले बजट में ऐसा कहा था, उससे पुरानी जब पॉलिसी आपकी आई थी तो आपने ऐसा कहा था। बट अगर हर पर्सन ही इंप्लॉई बनने की सोच लेकर बैठा है, कहां से इतनी इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर दें। नोबडी वांट्स टू बिकम एम्प्लॉयर, हर पर्सन क्या बनना चाहता है, एम्प्लॉय। लेबर सप्लाई बढ़ गई, लेबर ही लेबर पड़ी है, फ्री पड़ी है, लोग ऐसे भी बैठे कुछ पैसे दे दियो काम करवा ले। वो स्टैंडर्ड डाउन करने का कारण क्या है सर, लेबर अवेलेबल इतनी है, लेबर सप्लाई ही इतनी ज्यादा है। बट वही चीज सोच, अगर कोई पर्सन इंप्लॉयर बनेगा, इंप्लॉयर बनने की सोच रखेगा, तभी तो इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा। आज की डेट में आप लोग एक चीज देखना, सरकार मैक्सिमम, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार है चाहे आपकी सेंटर की सरकार है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स के लिए नए नए इनिशिएटिव्स ले रही हैं कि आप अपना स्टार्टअप लेकर आओ, आप अपना कॉन्सेप्ट लेकर आओ, अगर हमें अच्छा लगा फंडिंग हमसे। और वैसे भी सर नॉर्मली जैसे सरकार इतनी बात कहते हैं कि सर देखो, ये तो हम भी कहते हैं नॉर्मली, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं, लोन लेकर वापस ना करना ये गलत। जब इंटेंशन गलत हो जाती, जब इंटेंशन गलत हो जाती है देन एवरीथिंग इज, आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और वापस तो लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर आप एक सही, एक सिंपल सी बात बताओ सर, अगर कैपिटल आपके पास अपनी नहीं है तो किसी से उधार मांगोगे, फ्री में तो नहीं उधार देगा वो, अगला तुमसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो एक चीज बता, अगर मान ले 10% ब्याज पे मार्केट से कैपिटल उठाई, 10% मार्केट से ब्याज पे लेकर अगर मैं 15 से 18%, 20% अगर मैं बना रहा हूं, क्या बुरी बात है इसमें सर, इतना तो चार्जिंग अगला लेगा, फिर कैपिटल क्या तेरी थी।
कैपिटल भी तो किसी ने प्रोवाइड करी है, रिसोर्सेज भी तो किसी ने प्रोवाइड करे। जब नीयत खराब हो जाती है ना कि देखी सरकार माफ कर दे, देखी सरकार कर्जे माफ कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, अपन लोन ना भरो, डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट चलते हैं, वहां पे सारा सर्कल आपका बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब सेम सिनारियो विद द गवर्नमेंट। जो भी सरकार आती है, पुराने वाली सरकार जाते टाइम पूरा खजाना खाली कर देती। खजाना मतलब ट्रेजरी, जो सरकारी फंड, एंड खाली फंड्स प्लस एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आने वाली सरकार को तोहफे में मिलते हैं। कभी पूछ रहा, नवी सरकार कभी भी अगर आएगी, आप अगर प्रपोजल लेकर गए, कोई सरकार स्टेट वाले प्रपोजल लेकर गए, हमें इतनी फंडिंग दे दो, खजाने में पैसे नहीं है, पहले ही जवाब दे देंगे वाकई में नहीं होते, वाकई ही नहीं होते। और ऊपर से जो पुराने लोन ले रखे हैं सरकार ने, उसके ऊपर टाइम टू टाइम क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, वो कौन सा फ्री में। ये ड्रॉबैक्स है। अगर इन ड्रॉबैक्स को, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें जो अपनी चल रही हैं, यही यही आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यही तो केन्जियन ने क्लियर करा, कहते सर आपकी सोच ही गलत है। मैं तो मानता ही नहीं क्लासिकल्स का व्यू पॉइंट। कहते ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आपका देखने को मिल गया कि कहां गई आपकी वो एडवोकेसी जो कहती थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर। कहां गई तुम्हारी वो मार्केट फोर्सेस जो कहती थी कि शॉर्ट लिव्ड डिसइक्विलिब्रियम होगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। कोई नहीं है, कोई नहीं आगे आया। सिर्फ एक ही पर्सन है जो एट दैट टाइम आपको उस डिप्रेशन से बाहर लेकर आती है, दैट इज ओनली गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड। विदाउट गवर्नमेंट आज की डेट में सर कोई पॉसिबिलिटी है। सो ये टू स्कूल ऑफ क्या है, अपने थॉट्स हैं, जो नॉर्मली आगे हर चैप्टर का क्या बनते हैं, आप लोगों का बेस बनते हैं। क्लियर। सो मेरा कमिंग टॉपिक नेक्स्ट ऑन, आज तो चलो अपना कंप्लीट हो चुका एक बार। सो कमिंग टॉपिक मेरा जो होगा, ये तो हमने कर ही लिया। एक तो कुछ शॉर्ट मैंने क्वेश्चंस आपको हॉट्स की तरह लिखवाने हैं, जैसे मेरा हर बार का पैटर्न रहा है। चैप्टर कंप्लीट होते ही हॉट्स में जितने भी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगेंगे, जो आप लोगों के साथ डिस्कस होने चाहिए, जो पेपर पॉइंट से बढ़िया हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जर्नल इक्विलिब्रियम। ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर बड़ा अच्छा पॉइंट है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जर्नल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा विद अलोंग एक न्यू टॉपिक अगर टाइम रहा, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड कीपिंग इन माइंड वन थिंग, मैं चैप्टर 1 एंड 2 मिक्स करवा रहा हूं। चैप्टर 1 एंड 2 एज पर योर बुक क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। सो इसको स्टार्टिंग से ऐसे ही रखेंगे, बिकॉज ये सारी बेसिक टर्म्स है, ये बेसिक कंसेप्ट हैं, तो इनको मैं बुक के अकॉर्डिंग अलग नहीं करूंगा। चैप्टर 1 एंड 2 क्या चलाएंगे, मिक्स चलाएंगे। जैसे अगले वाले में सर्कुलर फ्लो आएगा, वर्ड्स जैसे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। जब एक बार आपके बेसिक्स 6-7 लेक्चर्स ये कंप्लीट हो गए, देन लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल इनकम एंड ऑल। फिर किसी भी टॉपिक में स्टेप इन कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर ये क्या कहते हैं इसको, आज की डेट में पूछ ले। हाँ मॉडर्न इकोनॉमी के लिए हाँ 1929 तक का क्यों 1929 तक का क्यों वेट करना पड़ा, मतलब पहले पहले ठीक तो चल रहा था ना, ब्रिटिशर्स मान लो रोल प्ले कर रहे होंगे, एट दैट टाइम मार्केट लेवल ही क्या था। पहले डिप्रेशन कभी नहीं हुआ। उसके बाद देख मार्केट डेवलप होनी कब स्टार्ट हुई है, वो तो ग्रेटर टाइम्स में हुई है। पुराने टाइम्स में इतना कितना मल्टीपल लेवल था। अगर कहते जी डे वन से क्या मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, पहले तो बार्टर सिस्टम चलते थे, कितना सिस्टम आपका एक्सपोजर था ट्रेड का, छोटा मोटा काम। जब डे बाय डे मल्टीप्लिसिटी होने लग गई, देन ये आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिले कि सर क्लासिकल्स का वर्कआउट नहीं हो रहा। ये चीज क्लियर। चलिए ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।